हेलो बच्चों, आप सब लोग अच्छे हैं। चलिए ठीक है, आज हम कक्षा 12 में जो 22 अगस्त को टेस्ट हुआ था उसका सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइम को बिना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो न्यूमेरिक टाइप का है, उन्हीं को मैं सॉल्व करूंगा। जो थ्योरेटिकल है आप सभी लोग उनको अच्छे से कॉपी से प्रिपेयर कर लें। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहले का वन क्वेश्चन, निम्न में से सबसे सक्रिय धातु कौन सा है। ठीक है, आयरन हो गया, जिंक हो गया, निकिल हो गया और कॉपर हो गया। आपको शायद पता होना चाहिए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे ऊपर रखे होते हैं सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं और जो नीचे रखे होते हैं वो कम सक्रिय होते हैं। ठीक है, तो इन सभी में से जो जिंक है वो सबसे ऊपर रखा हुआ है, इसका मतलब सबसे सक्रिय कौन सा हो जाएगा हमारा, जिंक। ठीक, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया का होना संभव नहीं, मतलब यहाँ पर 4 रिएक्शन दिए, इनमें से एक असंभव होगा, बाकी सारे संभव होगा। जिनमें से रिएक्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, 2kBr प्लस I2 इक्वल टू 2Ki और Br2। बाकी सारी रिएक्शंस में क्या देखा जा रहा है कि कॉपर का आयन है वो क्या हो रहा है, बाद में अपचयित हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या आयोडीन क्या Br को अपचयित कर पाएगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि जो हमारा ब्रोमीन होता है वो आयोडीन से ज्यादा सक्रिय होता है, तो ब्रोमीन को आयोडीन नहीं हटा पाए। इस वजह से हमारा दूसरा रिएक्शन जो है वो संभव नहीं है। ठीक, चलिए तीसरा देखते हैं। इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन है कि 0.5 एम्पीयर की धारा यदि 30 मिनट तक कॉपर सल्फेट के विलय में प्रवाहित करेंगे तो हमें कितना कॉपर प्राप्त होगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या होगा, यहाँ पे फार्मूला उन्होंने लगाया होगा, लेकिन क्या होगा उन्होंने फार्मूले में जो कंटेंट रखने थे वो गलत कर दिए थे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। हमको पता है कि W बराबर क्या होता है, E इंटू आई इंटू टी अपान 96500, यही तो होता है। ये हमारा क्या क्या तुल्यांकित द्रव्यमान। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर जो हमें तुल्यांकित द्रव्यमान निकालना है वो कॉपर सल्फेट का नहीं निकालना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कॉपर। क्या पूछा गया है, कॉपर प्राप्त होगा, तो हमें धातु का तुल्यांकित द्रव्यमान लिखना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर धातु क्या है, कॉपर है, इसका तुल्यांकित द्रव्यमान कितना होता है 63.5, क्वेश्चन में दिया हुआ है। आई क्या हो जाएगा 0.5 एम्पीयर की धारा है, बोलते टाइम क्या हो गया 30 मिनट। 30 मिनट है ना, इसको हमको क्या करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। कोई भी मिनट में दिया हो, दिन में दिया हो, उसको हमेशा सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 60 डिवाइडेड बाई 96500। अब ये तुल्यांकित द्रव्यमान जो होता है, होता क्या, मोलर द्रव्यमान डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, यही तो होता है भाई। तुल्यांकित द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, मोलर द्रव्यमान बटे एन फैक्टर। एन फैक्टर का मतलब ये होता है कि वहां पर कितने आयन मुक्त हुए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कॉपर का तो मोलर द्रव्यमान राइट कर दिया, लेकिन एन फैक्टर नहीं रखा। ठीक है, अब आप ये बताइए कॉपर सल्फेट यदि हम तोड़ेंगे, जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कॉपर की प्लस की 2 आयन टूटेगी और सल्फेट की माइनस की 2 आयन टूटेगी, है ना। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, 2। इसका मतलब एन फैक्टर में क्या, डिवाइडेड बाई 2। बस आप इसको सॉल्व कर लें। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा क्या मिल जाएगा, 0.296 ग्राम। बात समझ में आई, इतने ग्राम प्राप्त होंगे 0.296। ओके, क्लियर हुआ। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है Sn प्लस का 4 है प्लस 2 Fe प्लस का 2 है, गिव्स है Sn प्लस का 2 और 2 Fe प्लस का 3। ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं, मैं भी बताता हूं। क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में आप लोग देखते हैं कि जो ऊपर का धातु होता है अपने से नीचे वाले धातु को क्या करता है, विस्थापित करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, Sn है, ये Fe को क्या कर रहा है, अपचयित कर रहा है। पॉसिबल नहीं, क्यों, क्योंकि Fe विद्युत रासायनिक श्रेणी में Sn के ऊपर होता है, तो क्या उसकी जो पॉसिबिलिटी है, Fe Sn को अपचयित कर सकता है लेकिन Sn Fe को अपचयित नहीं कर सकता। इस वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। बात समझ में। उसके बाद दिया हुआ निम्नलिखित सेल का EMF ज्ञात कीजिए। रिएक्शन दिया हुआ है Cu से Cu प्लस का 2 बन रहा है और इनकी मोलरता दी हुई है, 1 मोलर है, और Ag आयन से Ag बन रहा है, इसकी भी मोलरता 1 दी हुई है। मैंने जब इस टॉपिक को पढ़ाया था तो बताया था जब कभी भी मोलरता समान दिया हुआ हो तो वहां पर हम लोग डायरेक्ट ई सेल का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ई सेल का मान डायरेक्ट कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है, E नॉट ऑफ सेल इक्वल टू E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। ओके, अब आपके पास यहाँ पर 2 वैल्यू दी हुई है, किसका, कॉपर का दिया हुआ है और सिल्वर का दिया हुआ है। कुछ बच्चे कंफ्यूज कि यहाँ पर एनोड कौन सा होगा और कैथोड कौन सा होगा, तो मैं उस टाइम पे भी बताया था, फिर बता रहा हूं, इसको अच्छे से माइंड पे सेटअप कर लो। जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होगा, आयन से धातु का निर्माण हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल जिनका कम होगा वो क्या होगा, एनोड होगा।
बात समझ में आई? मतलब जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उन्हीं का ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण कहां पर होता है? एनोड पे। बात समझ में आई? अब गौर से देखो, वहां पे 0.34 दिया हुआ है और 0.80 दिया हुआ है, तो इनमें सबसे कम वैल्यू किसकी है? कॉपर की। इसका मतलब कॉपर का क्या होगा? ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण कहां पर होता है? एनोड में। मतलब ये किसका बन जाएगा? एनोड का। बात समझ में आई? अब सीधे सीधे इनकी वैल्यू राइट कर देते हैं। जब ये एनोड बनेगा तो ये एब्सोल्युटली क्या हो जाएगा? कैथोड होगा। राइट करते हैं, 0.80 माइनस क्या हो जाएगा? 0.34। ओके, इसको क्या करना है? कैलकुलेट कर लेंगे। जो कैलकुलेट करेंगे बस हमारा वही उसका हो जाएगा आंसर। ठीक, बात समझ में? समथिंग 0.46 के आसपास आएगा। चलिए इसके बाद के क्वेश्चन मैं राइट कर लेता हूं बिना टाइम को वेस्ट किए। देखिए यहां पर तीसरे क्वेश्चन का दूसरा नंबर दिया हुआ है 27 ग्राम एल्यूमिनियम प्लस का 3, मतलब एल्यूमिनियम से 3 आयन मुक्त हुए, ठीक है, पर कितना आवेश होगा? ठीक है, आपको शायद पता होना चाहिए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में 96500 आवेश होता है कि नहीं होता है? मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना होता है? 96500 आवेश होता है। कितने कूलाम आवेश होता है कि नहीं होता है? हमको पता है कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम को अगर हम कन्वर्ट करेंगे, 27 ग्राम एल्यूमिनियम को यदि हम मोल में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 27/27, मतलब 1 मोल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 1 मोल एल्यूमिनियम में कितने आयन मुक्त हो रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब 1 मोल एल्यूमिनियम में 3 मोल इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं। कितने? 3 मोल इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं। हमको पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में 96500 आवेश होता है, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने हो जाएंगे? 3 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाएगा? 96500 मल्टीप्लाई बाई 3, मतलब 1 मोल में मल्टीप्लाई बाई 1 था, तो 3 मोल में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, ये हो जाएगा 5, 9 और 28। इतने आवेश होंगे। कितना होगा? इतने कूलाम आवेश हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसको हम शॉर्टकट में करेंगे 1 2 3 4 5 हो जाएगा 2.895 इंटू 10⁵ आवेश। बात समझ में? ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया हुआ एक सेल है, ठीक, ये वाली बात समझ में आ गई ना? 27 ग्राम में 1 मोल एल्यूमिनियम बनता है और 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं? 3 मोल। 1 मोल एल्यूमिनियम से कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं? 3 मोल। तो 1 मोल में इलेक्ट्रॉन में इतना आवेश होता है, तो 3 मोल में कितना हो जाएगा? जस्ट मल्टीप्लाई बाई 3 का। ओके, चलिए अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक सेल है, जिंक से जिंक आयन बना और कॉपर आयन से कॉपर के लिए 25 डिग्री सेल्सियस, ये ध्यान देना है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत मायने रखता है। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर मानक विद्युत वाहक बल दे दिया गया है 1.10 वोल्ट है। इस सेल के लिए साम्य स्थिरांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक का मतलब होता है केसी या के इक्वेशन, जो आपको समझ में आए। ओके, तो हमको इसके लिए क्या करना है? साम्य स्थिरांक निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं साम्य स्थिरांक। किसी भी अभिक्रिया जो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर होती है उसके लिए जो हमारा साम्य स्थिरांक होता है वो क्या होता है? log Kc इक्वल टू क्या होता है? माइनस नहीं होता, ई सेल n ई नॉट ऑफ सेल डिवाइडेड बाई 96500। एक मिनट, मुझे लग रहा है कुछ फॉर्मूला गड़बड़ है क्या? यहां पर हो जाएगा 96500 नहीं होगा, यहां पर 0.0521 होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए जब हम इनकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। अब आप एक बात बताइए, यहां पर कौन सी रिएक्शन हो रही होगी? जिंक प्लस कॉपर आयन गिव्स जिंक आयन और प्लस कॉपर। तो यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2 ही तो है। मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं? 2। तो यहाँ पे एन के मान कितने हो जाएंगे? 2। ई सेल का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1.10 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हमने डायरेक्ट वैल्यू राइट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर दे दिया 25 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस नहीं दिया होता तो हम क्या करते? 2.303 गुणते RT रखते यहाँ पे, है ना? चलिए ठीक है, इनको मैं डायरेक्ट राइट कर दिया हूं, तो इसको वैल्यू राइट कर देते हैं 0.521। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? लॉग में होगी।
वो क्या होगी, लॉग में। जब हम इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो वो वैल्यू दी होगी। हमने जब इनको सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आई है वो आ रही है 37.22। ठीक है, ध्यान दीजिए यहां पर एंटी लॉग का कोई चार्ट दिया नहीं है। ठीक है, और अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो वहां पे एंटी लॉग का चार्ट दे देगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, 37.22 का एंटी लॉग जो निकालेंगे वो परफेक्ट आंसर होगा। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर एंटी लॉग का चार्ट नहीं दिया हुआ है तो एंटी लॉग इतनी इजी सबको नहीं आता है। ओके, तो अगर आप इतना भी आंसर राइट करके आते हैं तो आपका आंसर सही होगा। ओके, बात समझ में आई? ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर इसको रोक रहा हूँ। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं तीसरे का चौथा नंबर। यहाँ पर दिया हुआ है 3 तत्वों के सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है जो इस प्रकार दिया हुआ है। ठीक है, बाद में क्या पूछा गया, इनकी अपचायक क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से हम लोग इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अपोजिट होता है रिडक्शन पोटेंशियल के। होता है कि नहीं होता? तो मतलब अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के आगे माइनस का साइन लगा देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेल के मानक अपचयन विभव पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 2.9 2.76 और दिया हुआ है -2.65। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल करने के लिए माइनस साइन लगा देते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, अब क्या पूछा गया, आपको चायक क्षमता, आपको पता होना चाहिए कि अपचायक क्षमता विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर आने पर घटती है। अपचायक क्षमता जो हमारा धातु की अपचायक क्षमता होती है वो ऊपर से नीचे की ओर आने पर घटती है और नीचे से ऊपर आने पर अपचायक क्षमता बढ़ती है। ओके, तो हमको क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब जिसकी अपचायक क्षमता कम होगी उसको पहले, फिर उसके बाद उससे जो ज्यादा होगी फिर उसको, फिर उसको, फिर उसको। कहने का मतलब ये है कि अगर क्रम से देखा जाए तो ऊपर सबसे ज्यादा माइनस वाला होता है, फिर माइनस से घटते घटते 0 पे आता है, फिर 0 से प्लस की ओर आता है ना। तो इसका मतलब अपचायक क्षमता किसकी सबसे कम होगी, +2.65 की, फिर उससे ज्यादा किसकी होगी, 0.76 की, फिर उससे ज्यादा किसकी होगी, -2.92 की। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, -2.65, उसके बाद 0.76, फिर 2.92। बात समझ में आ गई ना? क्योंकि अपचायक क्षमता क्या होती है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर बढ़ती है। बात समझ में आई? ठीक, चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 5वां 0.05 मोलर NaOH। ठीक है, 0.05 मोलर NaOH विलयन का प्रतिरोध दिया हुआ है 31.6 है। इसका सेल स्थिरांक भी दे दिया गया 0.357 सेंटीमीटर इनवर्स है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, इसकी चालकता निकालना है और उसके बाद इसकी मोलर चालकता निकालना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले चालकता निकालना है। तो चालकता का मतलब क्या होता है, कप्पा का मतलब के। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो के की वैल्यू निकालने के लिए हमको पता है कि के बराबर क्या होता है, G इंटू एक्स होता है। G इंटू एक्स होता है, G का मतलब क्या होता है, चालकत्व। तो सबसे पहले चालकत्व निकालते हैं। ठीक है, हमको पता है कि चालकत्व बराबर क्या होता है, 1/r, मतलब प्रतिरोध का यदि उल्टा कर देते हैं तो चालकत्व पता चल जाता है ना। तो हम क्या राइट कर सकते हैं, K बराबर 1/r इंटू एक्स। ओके, चलिए K बराबर क्या है, 1/r का मतलब 1/r का मतलब क्या होगा, 1/31.6। यही तो हुआ, क्या करते हैं 31.6 और x की वैल्यू दी हुई है 0.375। ये हमको कप्पा की वैल्यू पता चल गई। क्या, चालकता। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन जो भी वैल्यू होगी वो हमारी चालकता पता चल गई। ठीक, पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्या निकालना है, मोलर चालकता। दूसरा क्या निकालना है, मोलर चालकता। मोलर चालकता का मतलब क्या होता है, कैप m बराबर क्या होता है, K इंटू 1000/m, यही होता है। ठीक, चलिए इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। K की जगह में वैल्यू राइट कर दें 0.375 गुणते 1000, ओके, बटे 31.6। मोलरता कितनी दी हुई है, 0.05।
0.05। बात समझ में आई? हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, मोलर चालकता हो जाएगी। कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हो। चलो अच्छा, इसका हम कैलकुलेशन राइट कर देते हैं। 226 कितना आएगा, 226। ओके, ये हो जाएगी हमारी मोलर चालकता। क्लियर हो गई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया हुआ है एक सेल है, ठीक है, जिसमें निम्न अभिक्रिया हो रही है। निम्न अभिक्रिया हो रही है, उसमें क्या दिखाया गया है कि फेरिक आयन है और आयोडाइड आयन से अभिक्रिया करके फेरस आयन में कन्वर्ट हो रहा है और आयोडीन मुक्त हो रही है, ठीक है। और ये अभिक्रिया कहां पर हो रही है, 298 केल्विन पर हो रही है। कितनी, 298 केल्विन पर हो रही है। और यहाँ पर क्या हुआ, सेल का मानक अपचयन विभव दे दिया है, सेल का विभव बता दिया, ईएमएफ दे दिया है 0.236 वोल्ट। सेल का मानक गिब्स ऊर्जा क्या निकालना है, गिब्स ऊर्जा निकालना है, मतलब डेल्टा जी नॉट और साम्य स्थिरांक मतलब Kc, ये दोनों हमें फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले गिब्स मुक्त ऊर्जा बराबर हमें पता होना चाहिए माइनस एन ई नॉट ऑफ एन ई एफ होता है, मतलब एन ई नॉट ऑफ सेल और एफ मतलब होता है फैराडे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, माइनस एन, एन का मतलब आप सबसे पहले यहाँ पर अभिक्रिया को देखिए, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, गौर से देखिए। यहाँ पे क्या था, 2/6, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2/6, और यहाँ पर कितने हो गए, 2 दूना 4, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, 2, ठीक, 2। यहाँ पर ई सेल की वैल्यू दे दी गई है, कितना है, 0.236, 0.236 फैराडे का मतलब 96500। ओके, हम लोग इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 45546 जूल आएगा। ओके, तो इसको क्या करते हैं, किलो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 45.5468 इतना ही तो आ रहा है, 45548 है, सॉरी यहाँ पर 8 आएगा और ये हो जाएगा 45.548 किलो जूल। ओके, तो हमको मानक गिब्स ऊर्जा पता चल गई। ठीक, अब उसके बाद हमको क्या निकालना है, साम्य स्थिरांक निकालना है। क्या निकालना है, साम्य स्थिरांक। ध्यान देना, इसमें रिलेशन भी लगा हुआ है, डेल्टा जी की वैल्यू दे दी गई है, तो डेल्टा जी की वैल्यू को देखते हुए इसका जो रिलेशन होगा वो हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होगा -2.303 RT log Kc, ये रिलेशन होता है इसका, ठीक है। अब हमको पता है कि डेल्टा जी की वैल्यू हम पता है, उसके बाद 0.2 मतलब 2.303 और RT की वैल्यू जब हम राइट करेंगे तो Kc की वैल्यू हमें निकल आएगी। चलिए रखते हैं, डेल्टा जी की वैल्यू -45.548 इक्वल टू -2.303, आर की वैल्यू होती है 8.314, टेम्परेचर दिया होगा 298 केल्विन इंटू लॉग Kc की वैल्यू तो हमें निकालना है ना, माइनस से ये माइनस कट गया, कितना बचा 45.548। आपको पता होना चाहिए 2.303, 8.314 और 2 मतलब 298, इनको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 0.0591 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, इंटू लॉग Kc। ठीक, अब इसको क्या करें, पक्षांतर कर लें तो क्या हो जाएगा, लॉग Kc बराबर 45.548 बटे 0.0591 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है कि एंटी लॉग की चार्ट दिया नहीं है, ठीक है। जब एंटी लॉग का चार्ट नहीं दिया होता है तो आप लोग इनको कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यू है डायरेक्ट आप उतना राइट कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 7.9826, ठीक है। आप इतना भी रख करके आएंगे तो आंसर राइट माना जाएगा। अदरवाइज वहां पर एंटी लॉग का चार्ट दे दिया जाता है तो आप क्या करेंगे, वहां पर इसका एंटी लॉग निकाल करके वैल्यू राइट कर देंगे। बात समझ में आई, ठीक है। इसके बाद जो 2 क्वेश्चन बचे उनको मैं बाद की वीडियो में बना दूंगा, ये काफी लेंथी हो गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।